So I use they, them pronouns, but primarily I use ze, them, themself. Now this is a little bit different from the other ze pronoun, which is ze, zer, self. So the ze that I use is more related to he, him. I'm agender. I don't really have any kind of gender identity. Last time we met, I recall your pronouns were he, his, him. Now, I don't want to make any assumptions. I always like to check with my patients again. What are your pronouns? Thanks for asking. There's ze, here, and here's. And could you spell those for me? Can you tell me, do you feel like a boy, like a girl, like both, or neither? And there's no right answer. He keeps telling me that he's a girl and that he doesn't like boy stuff. So we let him go by the name of Sam, which I like because it could be for a boy or for a girl. I don't know, I think he just wants to be like his big sister. Dad, I told you, I'm a girl. I'm sorry, honey. This is hard to understand. Thank you for sharing that. I would like to ask Sam. So what do you say, Sam? I'm a girl. How long have you known you're a girl? I don't know, but a long time. So when we're talking about you, would you like for us to say he or she? She. ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स का एक एनिमेटेड शो है जिसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। बिल्कुल छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर 2 से 5 वर्ष के प्री स्कूल एनिमेटेड सीरीज उसे कहा गया है। तो इस सीरीज को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इसमें कुछ इतनी डरावनी बातें दिखाई गई है, इतनी भयानक मानसिकता की ये सीरीज है कि ये आने वाली कई जनरेशन्स को बर्बाद कर सकती है और इस कारण से अमेरिका में इसका बहुत खुलकर विरोध हो रहा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसे हिंदी में भी डब किया हुआ है। और कई सारे माता पिता को ये आदत होती है कि वे अब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो नेटफ्लिक्स का जो किड्स सेक्शन है उसको खोलकर उसमें कोई एनिमेटेड सीरीज या कोई फिल्म वो प्ले कर देते हैं और रिमोट कहीं पर छुपा कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि चलो बच्चों का कंटेंट है, देख रहे हैं बच्चे तो क्या प्रॉब्लम है। तो चलो आपको ऐसी आदत हो भी या नहीं भी तो भी आपको इस विषय के बारे में आज जानना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये बात कोई केवल नेटफ्लिक्स की नहीं है। नेटफ्लिक्स हो या दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स हो या फिर थिएटर हो या सोशल मीडिया हो, सब जगह पर ये आने वाली जनरेशन्स के साथ में, बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया पहला विषय। और दूसरा विषय ऑस्कर्स को लेकर है और वो भी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए 2 विषयों के बारे में एक ही वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए इस विषय पर हम आगे चर्चा शुरू करें उससे पहले ही एक बात मैं आज फिर से कहना चाहूँगा जो मैं इससे पहले कई बार कह चुका हूँ। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है सभी को सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है, फिर वो चाहे कोई भी हो। और किन्नर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य भी है और उनका अधिकार भी है। पर जहां तक बात है LGBTQ एजेंडा की, तो उसका उद्देश्य मेरे अनुसार सेक्सुअल लिबरेशन है और जेंडर को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करना है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता। कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, किसके साथ सो रहा है, कितनों के साथ सो रहा है, वो उसका व्यक्तिगत प्रश्न है। वो जैसे जीना चाहे वैसे जी सकता है। कोई अपने जीवन को ऊपर लेकर के जा रहा है या नीचे खाई में लेकर के जा रहा है, ये उसका व्यक्तिगत प्रश्न है। चलिए सबसे पहले ऑस्कर से ही शुरुआत करते हैं। अभी 2 दिन पहले हुए ऑस्कर्स में 95th एकेडमी अवार्ड्स में जेमिली कर्टिस को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस वोक प्रोपेगेंडा फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इस अवार्ड के मिलने के बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर जेमिली कर्टिस ने कहा कि मेरे हाथ में ये जो ट्रॉफी है ऑस्कर्स की, ये जो स्टैचू है मेरे हाथ में, इसे मैं नॉन बाइनरी प्रोनाउन से संबोधित करूँगी। नॉन बाइनरी संज्ञा से मैं इसे संबोधित करूंगी, मतलब मैं इसे ही और शी नहीं कहूंगी स्टैचू को, मैं इसे दे और देम कहूंगी। और ये मैं मेरी बेटी के सम्मान में कर रही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ में ही आगे उन्होंने ये मांग की कि ये जो अवार्ड शोज़ होते हैं ऑस्कर्स जो है,
और बाकी भी जितने अवार्ड शोज़ हैं उन्हें जेंडर न्यूट्रल अवार्ड्स देने चाहिए, नॉन बाइनरी अवार्ड्स की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब अभी जो बेस्ट मेल एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, ये इस प्रकार से जो दो कैटेगरी में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ना मेल फीमेल के, उसकी जगह पर अभी नॉन बाइनरी अवार्ड्स की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमें इंक्लूसिव होना चाहिए। जो शब्द उनके हैं वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। द बिगर क्वेश्चन इज हाउ डू यू इंक्लूड एवरीवन व्हेन देयर आर बाइनरी चॉइसेस which is very difficult, and as the mother of a trans daughter I completely understand that। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आप सबको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं जब जो अवार्ड शोज है वो केवल बाइनरी चॉइसेस पर आधारित है, मेल और फीमेल। अब देखिए जेमी ली कर्टिस ने जो अपने ट्रांसजेंडर बेटी का उल्लेख किया कि मैं एक ट्रांसजेंडर बेटी की माँ हूँ, इस कारण से मुझे इस समस्या के बारे में, इस विषय के बारे में मुझे चिंता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब उनकी ये जो बेटी है वो अभी मतलब वो बेटी है, पर अभी 2.5-3 वर्ष पहले तक वो बेटा था। वो टॉम उसका नाम था। आप ये पुराने फोटोज़ उसके देख सकते हैं। और अभी 2.5-3 वर्ष पहले उसने सबके सामने आकर कहा कि आज से मैं लड़का नहीं हूँ, आज से मैं लड़की हूँ। अगर मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बताऊँ उसके बारे में, तो देखिए जो उनकी अभी जो बेटी है रूबी, उसने कहा कि when I was about 16, a friend of mine who is trans asked me what my gender was। मेरा एक मित्र था उस समय जब मैं 16 वर्ष का था, जो ट्रांसजेंडर, उसने मुझे अपना जेंडर पूछा। मैंने उसे कहा कि वेल आई एम मेल, मैं पुरुष हूँ, लड़का हूँ। पर उसके बाद में मैं इसके बारे में सोचता गया, मुझे पता था कि मैं अलग हूँ, बट आई हैड अ नेगेटिव एक्सपीरियंस इन थेरेपी, सो आई didn't come out as trans immediately when I probably should have। Then 7 years later, उसके 7 वर्षों के बाद में, मतलब अभी 2.5-3 वर्ष पहले, still being Tom at the time, I told the person who is now my fiance that I am probably trans। मैंने अपने fiance को उस समय 2.5-3 वर्ष पहले जब उसका मंगेतर जो था, उससे मैंने कहा कि मैं एक ट्रांस हूँ। एंड दे सेड, यहाँ पर दे कहा, दे मतलब कोई ज़्यादा लोग हैं, मल्टीपल मंगेतर है उनके, ऐसा नहीं है, पर ही और शी नहीं कहा जा सकता, किसी को पुरुष या किसी को स्त्री नहीं कहा जा सकता। तो LGBTQ एजेंडा के अनुसार हमें दे और देम कहना चाहिए, ही और शी नहीं कहना चाहिए किसी को, इस कारण से उन्होंने दे यहाँ पर कहा है। एंड दे सेड आई लव यू फॉर हु यू आर। और फिर उनकी शादी वगैरह भी हुई, ये शादी के फोटोज़ आप देख सकते हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर मैंने कई सारे अमेरिकन जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनके कई सारे कमेंट्स में पिछले 2 दिनों से पढ़ रहा था। ज़्यादातर लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं वे बहुत आहत हैं, बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़े जो लोग इसकी बहुत कठोर आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे देखा नहीं जा रहा कि आज उनके देश के ये क्या हालात हैं, आज वेस्ट के, अमेरिका के क्या हालात हो गए हैं। कई सारे कमेंट्स आपको सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिल जाएंगे इसको लेकर, और उन कमेंट्स से हमें पढ़ने को मिलता है, कई सारे वीडियोस वगैरह भी मैंने देखे। ये रोज़ की बात हो गई है अमेरिका में। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये तो आजकल का एक ट्रेंड बन गया है, विशेषतः हॉलीवुड में, और इवन जो पूरा कला और साहित्य का क्षेत्र है, मीडिया है, वहाँ पर एक ट्रेंड बन गया है कि आपको अगर रातों रात फेम चाहिए, प्रसिद्ध होना है, अटेंशन चाहिए, तो आप तुरंत इस प्रकार से अपने आप को सोसाइटी का, समाज का, पेरेंट्स का, परिवार का विक्टिम दिखा दो और अपने आप को फिर कह दो कि भाई मैं नॉन बाइनरी हूँ, अजेंडर हूँ, या मैं स्त्री हूँ तो स्त्री नहीं, पुरुष हो तो पुरुष नहीं। तो इस प्रकार से अपने आप को कह दो, कुछ वीडियोस वगैरह बना दो, तुरंत आपको एक सपोर्ट करने वाला एक इकोसिस्टम है वो खड़ा हो जाता है, आपको तुरंत रिकग्निशन मिल जाता है, अलग अलग रेडियो शोज़ में बुलाया जाता है, अलग अलग टीवी शोज़ में बुलाया जाता है। एक पूरा ड्रैग रेस नाम का शो अलग से चल पड़ा है, जहाँ पर इसके बारे में मैंने पहले ऑलरेडी चर्चा की हुई है, ड्रैग रेस शो के बारे में। तो वहाँ पर बस चित्र विचित्र से कपड़े पहनकर एक से वॉक किया जाता है, रैंप वॉक वगैरह जो भी कहते हैं, तो वो किया जाता है चित्र विचित्र से कपड़े पहनकर कि भाई क्योंकि मेरा कोई जेंडर नहीं है, मैं स्त्री हूँ तो पुरुष के, पुरुष है तो स्त्री के, या फिर विचित्र से अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, तो उनको ड्रैग क्वीन वगैरह किताब दिया जाता है। और यही जो हो रहा है, ये सब कुछ जो पूरा, इसको लेकर अमेरिका के ही बहुत सारे दर्शक बहुत परेशान हैं और अपने ही देश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और अभी जो नेटफ्लिक्स के जिस शो की मैंने चर्चा की,
रिडली जॉन्स उस नेटफ्लिक्स के शो का नाम है। प्री स्कूल एनिमेटेड शो उसे कहा गया है। एक लेस्बियन क्रिएटर के द्वारा उस शो को बनाया गया है। उसका पहला सीजन 2021 जुलाई 2021 में रिलीज हुआ था और पांचवा आखिरी सीजन अभी पिछले हफ्ते 6 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। और इस 5वें सीजन के 8वें एपिसोड में उन्होंने एक कैरेक्टर दिखाया है बाइसन का। बाइसन मतलब बुल चलो हम कह देते हैं। तो वो एक बैल का कैरेक्टर दिखाया है जो कहता है, वो कमिंग आउट, वो अपने क्लोजेट को खोलकर बाहर आ रहा है, अपनी नानी को बता रहा है कि मैं नॉन बाइनरी जेंडर से हूँ, मैं अपने आप को नॉन बाइनरी प्रोनाउंस से संबोधित करवाना चाहूँगा, दे और देम, मैं ही और शी नहीं कहलवाना चाहूँगा, मुझे दे और देम कहा जाए। मैं पहले लड़की था पर अब मैं लड़का संबोधित करवाना चाहता हूँ। आज से मुझे फ्रेड कहलवाना ज़्यादा, मुझे कहलवाने में ज़्यादा मुझे खुशी होगी। अब वो क्लिप में यहाँ पर दिखा नहीं सकता, नेटफ्लिक्स से कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 5वें सीजन का ये 8वां एपिसोड है, जहाँ पर एक जो बुल है, मतलब एनिमल्स को तक नहीं छोड़ रहे, वो जो वोक्स है वो भी उनमें भी आप ये 80 प्रकार के अलग जेंडर्स वो खोज के निकाल रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये बातें डाली जा रही है। सोचिए 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का बच्चा जब ये बातें देखेगा, इतनी क्यूट सी प्यारी प्यारी बातें कही जा रही है। एक कैरेक्टर है जो कह रहा है कि भाई अब मैं डिफरेंट प्रोनाउंसेस यूज़ करना चाहूँगा और अभी मैं अपनी ग्रैंड माँ को कैसे बताऊँ, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं और ग्रैंड माँ भी बड़े प्रेम से अपने उस बुल को गले लगा रही है और कह रही कि नहीं नहीं बेटा चिंता मत करो, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें ही और शी कहा, आज से मैं तुम्हें दे और देम कहूँगी, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत बढ़िया वगैरह, इस प्रकार की बातें। अब सोचिए 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का बच्चा जब वो ये सब बातें देखेगा, उसके मन पर क्या परिणाम होगा सोचिए। बच्चों को बचपन से ही उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दिया जा रहा है और ये समस्या कितनी बड़ी है, कितनी भयानक है, इसकी कल्पना ज़्यादातर भारतीयों को नहीं है। ये उससे भी ज़्यादा बड़ी दुख की बात है। और किसी को अगर ये लगता हो कि भाई ये अमेरिका की प्रॉब्लम है, वेस्ट की प्रॉब्लम है, पश्चिमी देशों की प्रॉब्लम है, तो आप एक बहुत बड़ी भ्रांति में है, बहुत बड़े भ्रम में है। शायद आप किसी जंगल में हैं या फिर किसी जंगल के अंदर भी किसी बहुत बड़ी अंधेरी ऐसी गुफा में बिल्कुल आखिरी में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको शायद पता ही नहीं है कि दुनिया में, देश में क्या हो रहा है। वेस्ट में आपको ये समस्या जितनी बड़ी लग रही है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी भारत में ये समस्या ऑलरेडी है। मैंने जैसा कहा ना भाई, जिसको जैसा जीना है अपनी पर्सनल लाइफ में जिए, पर बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है। और भारत में तो ये पूरा मेन स्ट्रीम है। अमेरिका में आज भी जो मेन स्ट्रीम के एक्टर्स हैं वो इन बातों से बचते हैं कहने से या जुड़ने से। अभी जेमी ली कर्टिस ने भी कहा, तो उनकी भी काफ़ी आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही है, पर फिर भी अभी मेन स्ट्रीम जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं वे इन बातों से बचते हैं। पर अगर आप बॉलीवुड के हालात देखेंगे ना, यहाँ पर क्या माधुरी दीक्षित, क्या आयुष्मान खुराना, क्या राजकुमार राव बार बार लगातार इसी विषय पर कंटेंट बनाते जा रहे हैं। माधुरी दीक्षित का द फेम गेम नाम की सीरीज आई थी माधुरी दीक्षित की, उसके बाद में अभी मजावा नाम की फिल्म आई, और दोनों ही इसी विषय पर आधारित, LGBTQ एजेंडा पर, सेक्सुअल लिबरेशन पर। मजावा में दिखाया है कि माधुरी दीक्षित लेस्बियन थी, फिर उसकी शादी हो गई और अभी उसके 25-30 वर्ष के बच्चे हैं, और उन 25-30 वर्षों के बच्चों को पता चलता है कि उनकी माँ लेस्बियन थी। ये विषय है, ये सब्जेक्ट्स हैं उनके। आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव के तो मतलब उनका तो कहना ही क्या, उनका तो काफ़ी फिल्में आई हुई है इस विषय को लेकर। चंडीगढ़ करे आशिकी इसी जेंडर को लेकर ही विषय पर आधारित थी। और दूसरी बात, ये जो पूरा लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ना, जो आपको सुख बाहर खोजना सिखाती है कि आपकी जो इच्छा है वो करिए, सपनों के पीछे भागिए, बस मन की वृत्तियों के पीछे भागिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। आपको अच्छा लगता है वो करने से क्या प्रॉब्लम है, करिए जो मन में आता है वो। ये समाज, ये पेरेंट्स, ये बुजुर्ग, ये रीति रिवाज, ये परंपराएं, माता पिता, ये कौन होते हैं आपको दबाने वाले या आपको कोई अच्छी सीख देने वाले? आप जो मन में आता है वो करिए ना। और इनके आर्ग्यूमेंट्स कितने बचकाने होते हैं, देखिए कि भाई वो जैसा जी रहा है जीने दो ना, वो थोड़ी ना कहीं पर बम धमाका कर रहा है, वो थोड़ी ना कहीं पर किसी की हत्या कर रहा है, जैसा जी रहा है वैसा जीने दो। ऐसे इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सोचिए किस हद तक मानसिक और बौद्धिक पतन हो चुका है आज की जनरेशन का। सोचिए किस हद तक,
मतलब उनके पास आर्ग्यू करने के लिए तक कोई सही लॉजिक नहीं है। ये ऐसे बचकाने आर्गुमेंट्स किए जा रहे हैं। पर जब ये भयावह लाइफस्टाइल उनके जीवन को भय, शोक, चिंता, दुख, परेशानी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसे अंधकारमय जीवन की तरफ जब वो लाइफस्टाइल उन्हें लेकर के जाती है, उसके बाद भी वो अपनी गलती नहीं खोजेंगे कि हम कहाँ चूके, हम अपनी लाइफ को लेकर फोकस नहीं थे, हमने अपने जीवन के सबसे अमूल्य समय को बर्बाद किया भोग वासना में, सेक्सुअल लिबरेशन में। उस समय हम अपने फ्यूचर को लेकर फोकस नहीं थे, अपने जीवन को लेकर, अपने शरीर को लेकर फोकस नहीं थे। जब सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, उस समय भी वो अपनी गलती नहीं देखेंगे। उस समय भी वो दूसरों के नाम से छाती कूटेंगे कि पेरेंट्स ही ऐसे हैं, समाज ही ऐसा है, ये देश ही ऐसा है, इस देश का कल्चर ही ऐसा है, रीति रिवाज ही ऐसे हैं, परंपराएं ही ऐसी है, सबके नाम से छाती कूटेंगे। फिर इन्हें मैरिज के सिस्टम से प्रॉब्लम, पारिवारिक संस्थाओं से प्रॉब्लम, हर चीज से बस इनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सब तरफ अंधकार फिर दिखाई देता है। तब वो लॉजिक कहाँ चला जाता है कि भाई मजा आ रहा है तो करो। जीवन का ऐसा कोई सुख भोग नहीं है, मजा नहीं है जो बाद में सजा ना दे। ये अकाट्य सत्य है। जैसे आप खाने का सुख ले रहे हैं, अगर शरीर को जितना आवश्यक है उतना खाते हैं तो वो फायदा देता है। अगर अति खा लिया, ठूस लिया, तो शुरुआत में तो थोड़ा सा अजीर्ण होगा, पेट खराब होगा, खट्टी डकारें आएंगी। जब तक जवानी है तब तक ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। पर बस आप ठूसते गए तो धीरे धीरे वो जो कोलेस्ट्रॉल जमा होते जाएगा, नस नाड़ियों में ब्लॉकेज होता जाएगा, धीरे धीरे फिर गांठें कहीं पर हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना, बाद में फिर वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते जाते हैं। तो सुख के लिए, मज़े के लिए अगर आप खा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम ही देगा आगे जाकर। और अगर ये गलती हमें कोई बता रहा है हमारी, तो हमें वो सुनना तो चाहिए, पर वो सुनते भी नहीं है। फिर ये बॉडी शेमिंग का एजेंडा लेकर के आ जाते हैं कि भाई हमें कुछ मत कहो, हमें जज मत करो, तुम कौन होते हो हमें जज करने वाले। कम से कम अपनी गलती तो हमें पता होनी चाहिए ना। अभी मेरी ये गलती है कि मैंने अपने खाने पीने पर संयम नहीं रखा तो मेरा वजन बढ़ा, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है दूसरों के नाम से छाती कूटने का, अगर कोई मुझे अच्छी बात बता रहा है। पर इनका तो खुद की गलती माननी ही नहीं ना किसी भी परिस्थिति में। ये तो एक खाने की बात मैंने आपको बताई, ये लॉजिक हर जगह पर आप देख लीजिए। आपको मान लो कुछ अश्लील पॉर्न फिल्में वगैरह देखना, ब्लू फिल्म्स वगैरह देखना पसंद है, तो वहाँ पर भी आप अपनी आंखों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मज़ा लेने के लिए कर रहे हैं। वो भी आगे जाकर परेशानी देगी ही वो लाइफस्टाइल। पर उस समय भी मानना नहीं है कि भाई नहीं हस्तमैथुन से कहाँ कुछ होता है, क्योंकि सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट ने इनको कुछ बता कर रखा है दिमाग में कि भाई इससे कुछ नहीं होता, इससे थोड़ी ना भविष्य में आगे जाकर आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। नहीं, इससे तो कुछ नहीं होता, करो। हालांकि आजकल कई सारे समझदार यूट्यूबर्स हैं, वो कुछ इसको लेकर जागरूक कर रहे हैं, जैसे कि सलील जामदार, उन्होंने असली मर्द जैसी एक वेब सीरीज़ भी बनाई थी कुछ वर्ष पहले। पर वो कहाँ गायब हो जाती है ऐसी चीज़ें, वो पता भी नहीं चलता। पर दूसरी तरफ ये सेक्सुअल लिबरेशन वाला एजेंडा स्प्रेड करने वाले सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट, ये पूरी फार्मा इंडस्ट्री, इनका तो पूरा बिजनेस ही इस पर बेस्ड है कि आप ऐसी विकृत लाइफस्टाइल जीते जाए, आप अपने आप को बीमार करते जाए और पतन करते जाए। फिर जब शरीर खाली हो जाता है, चाहे वो वीरनाश के कारण हो या अति खाने के कारण हो या अति जगने के, अति संभोग के कारण, किसी भी कारण से आपका जब नुकसान कर, स्वाभाविक सी बात, इसका फायदा किसको होगा? फार्मा इंडस्ट्री को ही होगा। फिर इसको लेकर लिबरल्स के लॉजिक भी अलग अलग होते हैं। राजकुमार हिरानी जैसा व्यक्ति मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्म में कैरेक्टर डाल देता है जिमी शेरगिल का, कि भाई मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो हमेशा समय पर खाना खाया, मैं कभी वैश्याओं के पास नहीं गया, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी बियर नहीं पिया, फिर भी देखो मुझे कैंसर हो गया। ऐसे विकृत लॉजिक, मतलब कोई सेंस है इन बातों का। और ऐसे कैरेक्टर्स फिल्मों में डालकर आप क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को? देखिए, मुन्ना भाई एमबीबीएस बहुत बढ़िया फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, मैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। राजकुमार हिरानी की वो जो वोक और लिबरल माइंडसेट है उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत बुद्धिमान डायरेक्टर है, अपने वोक और लिबरल एजेंडाज को बहुत सटल वे में और बहुत प्यारे तरीके से वो डाल देते हैं दिमाग में। पर है वो विकृत मानसिकता ही है, उसको किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और या कोई ऐसा एक्सेप्शन दिखाकर आप उस भोग वासना वाली लाइफस्टाइल को जस्टिफाई या ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लिबरलिज्म वाली बातें, सेक्सुअल लिबरेशन वाली बातें शुरुआत में बड़ी मीठी मीठी लगती है, पर बाद में वही मज़ा आगे जाकर सजा देता है। पर शुरुआत में संयमित जीवन वो मार्ग कठिन लगता है, पर आगे जाकर वो हमें एक उज्जवल भविष्य देता है, सुखी, स्वस्थ और सम्मानित
जीवन देता है। जैसे कि कड़वी दवाई शुरुआत में थोड़ी कड़वी लगती है ना, पर वो रोग को जल्दी ठीक करती है। एलोपैथी की दवाइयाँ तुरंत फायदा तो दे देती है, पर उसके रिएक्शंस बाद में होते हैं शरीर पर, कुछ ना कुछ गलत असर शरीर पर उसका अवश्य होता है। तो हम बात कर रहे थे नेटफ्लिक्स के शो की, उससे पहले ऑस्कर्स की हमने बात की कि भाई ही और शी नहीं कहना, दे और देम कहना है। नेटफ्लिक्स के उस शो में भी ये बातें बच्चों के दिमाग में डालने का प्रयास किया गया। उसको लेकर अमेरिका के दर्शकों के IMDb पर रिव्यूज़ आप जाकर पढ़िए, लेटेस्ट वाले रिव्यू पढ़ना, क्योंकि पिछले सीजन्स को पॉजिटिव रिव्यू दिए हुए थे, क्योंकि तब तक ये खुलकर ये वोक एजेंडा नहीं था सीरीज़ में, पर 5वें सीजन में खुलकर वो वोक एजेंडा आने के बाद में भी लेटेस्ट के रिव्यूज़ आप पढ़ना वहाँ पर। जैसे कि ये एक पहला रिव्यू है, अ नॉन बाइनरी बुल विथ हॉर्न्स, ही हु ओज द यूथ गेन्स द फ्यूचर, हे ग्रूमर्स, लीव देम किड्स अलोन, इवन अडल्ट्स कांट प्रोसेस दिस शिट प्रॉपरली, नाउ दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड देयर स्नोफ्लेक मैसेज इन चिल्ड्रंस शोज. My 4-year nephew asked me about this LGBT pronoun stuff. I taught him what a pronoun is and he realized the rest by himself. My faith in the future generation is renewed. But I had to tell my kids that these people are emotionally unwell, the opposite of the desired effect. My kids would learn more useful things from Wild Coyote than they would from this. Hey groomers, leave them kids alone. वाइल्ड कायोटी एनिमेटेड सीरीज़ है अमेरिका की, तो उससे ज़्यादा यूजफुल चीज़ें मेरे बच्चों को पता चलेंगी इस कचरे की अपेक्षा नेटफ्लिक्स ने जो प्रोड्यूस किया है। और बाकी उन्होंने कहा कि मेरा जो नेफ्यू है, भतीजा है, उसने मुझे इसके बारे में पूछा तो मैंने उसको बता दिया कि भाई ही और शी ये क्या होता है, उससे ज़्यादा मैंने कुछ बताया नहीं। और ये ऐसा कंटेंट बच्चों के दिमाग में कैसा गलत एक मैसेज डाल रहे हैं, ये अपनी चिंता उन्होंने व्यक्त की है यहाँ पर 1 स्टार देकर। एक और रिव्यू है, ट्रांसजेंडर स्टोरी लाइन, 1 out of 10 stars. Unfortunately, my children, this show contains content that is highly inappropriate and unnecessary for young children, and they will never be watching again. The prevalence of transgender ideology will only distort and confuse children in a world that is already increasingly difficult for them to navigate. Very disappointed Netflix allowed a TVY rating with these topics being covered. It makes me question what else is being snuck into the young TV programming on Netflix and elsewhere. The show was very entertaining and exciting. My kids loved it before it was added to their do not watch list. तो इस शो को उन्होंने डू नॉट वॉच लिस्ट में डाल दिया है, ऐसा कहा है। हालांकि देखिए, वोक एजेंडा केवल डायरेक्टली कहीं पर LGBTQ एजेंडा के बारे में बात की हो तभी वो बच्चों के लिए खतरनाक है, ऐसी बात नहीं है। ये वोकिज्म का जो भूत है वो बच्चों के दिमाग में बहुत सटल वे में डाला जाता है कि पेरेंट्स के विरुद्ध कैसे विद्रोह करना है, सो कॉल्ड सपनों के पीछे भागने को लेकर फिर आपके रीति रिवाज, परंपराएं, जो आपको अच्छी बातें बताने वाले बुजुर्ग है, समाज है, वो कैसे आपके दुश्मन है, ये बातें धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में डाली जाती है। जैसे कि वो मुन्ना भाई MBBS वाला मैंने कैरेक्टर बताया ना, कितना सटल वे में वो एक बात डाल दी दिमाग में। ऐसे एक्सेप्शंस जीवन की उस भयावह सच्चाई से आपको नहीं भगा सकते, आप नहीं भाग सकते, आपको फेस करना होगा जो सच्चाई है उससे। बस मज़ा, सुख, जो मन में आए करो, जो मन में आए खाओ पियो, मौज करो, ये लाइफस्टाइल आपको बर्बादी की तरफ ही लेकर के जाएगी। और मैंने ये अमेरिकन यूज़र्स के, वहाँ के दर्शकों के रिव्यूज़ इसलिए पढ़कर बताए क्योंकि वो लोग कम से कम समझ तो रहे हैं, वहाँ पर आलोचना करने वाले लोग तो है, पेरेंट्स कम से कम इन बातों को जान तो रहे हैं, इसके खतरे को समझ तो रहे हैं। भारत में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं वही इसे सपोर्ट करते हुए, प्रमोट करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, जो अपने आप को नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी कहते हैं। नेशनलिस्ट एक्टर सेक्स एजुकेशन को लेकर फिल्में बना रहे हैं। ये तो एक उदाहरण मैंने दिया फिल्म इंडस्ट्री का, छोड़िए, पर ज़्यादातर पेरेंट्स भी इससे अवेयर नहीं है, और है भी तो वो ऑलरेडी लिबरल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, और वो इसके भयावह परिणामों को समझ नहीं पा रहे कि आगे जाकर इससे क्या होगा। दोस्तों, जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये कोई केवल जेमिली कर्टिस या फिर नेटफ्लिक्स का जो एक एनिमेटेड शो है वहाँ तक सीमित नहीं है। ये बातें आजकल आपको लगभग हर वेब सीरीज़ में, हर फिल्म में कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाएंगी, जो कंटेंट आपके बच्चे भी देख रहे हैं।
तो अगर कोई ये सोचता होगा कि भाई हम टीवी बंद कर देंगे, नेटफ्लिक्स का तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास है ही नहीं, हाँ, तो इससे मेरे बच्चे बच जाएंगे, ऐसा अगर आपको लगता हो तो आप बहुत बहुत बड़ी भ्रांति में है, गलत फहमी में है। आप जंगल में नहीं रहते, आपके बच्चे जंगल में नहीं रहते, वो लोगों के बीच रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, और ये बातें उनके सामने कहीं ना कहीं से आएंगी। मैंने तो इवन एक रेडियो शो भी शुरू हुआ है, भारत में एक रेडियो शो शुरू हुआ है। कौन सा रेडियो प्लेटफॉर्म था मुझे पक्का याद नहीं, पर अभी पिछले हफ्ते ही मैं जा रहा था अपनी गाड़ी में, रेडियो मैंने ऑन किया, LGBTQ एजेंडा पर वो रेडियो शो आधारित था। इंडियाज़ फर्स्ट रेडियो शो ऑन LGBTQ कम्युनिटी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था वहाँ पर। और जो बातें उसमें कही जा रही थी ना, सच में वो सुनकर बहुत पीड़ा हो रही थी, यही कहूँगा। क्या क्या बायसेक्सुअलिटी, और अगर आप बचपन से ही आप सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो मल्टीपल लोगों की तरफ, स्त्री की भी तरफ, पुरुष की तरफ, तो आपको छुपाना नहीं चाहिए अपनी भावनाओं को, बिल्कुल खुलकर व्यक्त होना चाहिए। और क्या क्या बातें वो उसमें कही जा रही थी रेडियो शो में। और इवन मैंने तो कई बार ये देखा कि कुछ मैसेजेस भी मुझे आते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मैं पढ़ता रहता हूँ, कई यूज़र्स मुझे बताते हैं कि भाई उनके ऑफिस में जो HR डिपार्टमेंट है वो इसको लेकर उनको ईमेल्स वगैरह भेजते रहते हैं, इसी LGBTQ एजेंडा को लेकर ईमेल्स वगैरह, और उसको लेकर उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। एक और मैंने वीडियो देखा कि ये LGBTQ को लेकर जो ट्रेनिंग है वो लेने से एक व्यक्ति ने मना कर दिया था अमेरिका में, तो उसको हटा दिया गया, कोर्ट तक ये मामला गया और कोर्ट ने भी उसके साथ न्याय नहीं किया, उसको हटा, उसने मना किया था कि भाई मुझे ये ट्रेनिंग नहीं लेनी है, उसको हटा दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। और भारत में भी ये हो रहा है। आपको अगर लगता हो कि आप जंगल में हो तो आंखें खोलिए, बच्चों के साथ खुलकर बात करिए इस विषय पर, उनको ऑलरेडी तैयार करके रखिए कि जब वो आप हो नहीं हो, जब वो बाहर जाए अकेले, तब वो ये बातें, इससे भी भयानक बातें वो उनके सामने आए, वो सुने तो भी उन पर वो असर ना हो, क्योंकि पहले से आप उनको तैयार करके रखिए कि ये क्या है, क्या नहीं है, इसके परिणाम क्या होंगे। खुलकर बात करिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, प्लीज बात करिए, प्लीज। जय श्री राम, वंदे मातरम।